स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल रैबिट मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि चैनल का आइकन चेंज कर दिया गया है, जो DPS का देखिएगा हमारे चैनल का नाम चेंज हो गया है, करियर वाला विद रैबिट मैथ्स। और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए मैं एक लेके आया हूँ, मैं आपको बता दूँ, अपडेट कर दूँ। देखिएगा दिल्ली पुलिस में और वैकेंसी आने वाली है। डिक्लेयर हो चुका है, करीब 13,000 वैकेंसी और आने वाली है। तो आप लोग अब जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से मैं ये कहूँगा कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और इस एग्ज़ाम को भी दें। और अगर कोई दिक्कत रह जाती है या कोई कसर रह जाती है तो आप अगले एग्ज़ाम के लिए तैयार अपने आप को करें। तो मैं आपको बता रहा था कि 13,000 वैकेंसी करीब करीब आ चुकी है, मतलब डिक्लेयर हो चुकी हैं, तो आएंगी डेफिनेटली। अभी जो एग्ज़ाम होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ से शुरुआत होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो उसी के लिए मैं आज की क्लास में GS आप लोगों के लिए लेके आया हूं बच्चों। और ये ऐसे सिलेक्टिव सवाल हैं जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनतों से तैयार कर लेने चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए। तो चलिएगा, अब मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी लाभ उठा सकें। तो चलिएगा, आप लोगों को मैं सवालों पे लेके चलता हूँ। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है, मैं कलर चूज कर लेता हूँ बच्चों। कलर ले लेते हैं रेड, और थोड़ा आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो, कर्सर का साइज भी बढ़ा देता हूं। देखिएगा सबसे पहला सवाल आपके सामने है। क्या सवाल क्या है? ये जो सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, सुपर 14, तो इसमें आप लोगों को 14 सवाल ऐसे हैं जो अच्छी तरह से समझाए जाएंगे, जिसमें अलग अलग टॉपिक के सवाल हैं। एक सवाल होगा जरूर, लेकिन कई चीज़ें उससे रिलेटेड समझाई जाएंगी आपको। तो चलिएगा, बिना देरी करते हुए हम अपने सवालों पे आते हैं बच्चों। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। क्या कहता है कि सिविल की फुल फॉर्म क्या है? देखिएगा, जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसमें सिविल की फुल फॉर्म नहीं पूछी थी। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि ये जो सिविल वर्ड है ये किससे जुड़ा हुआ है, मतलब किस क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे आपको लिखना था कि ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? इतना तो साफ है। इस सवाल का जवाब 2020 में जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये आया था, तो उसमें ये जवाब देना था कि ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ शब्द है। अब मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और निकाला है, जो फ्यूचर में जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है उसके पर्पज से। सिविल की फुल फॉर्म क्या है? सिविल की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, देखिएगा। कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सी से कंज्यूमर, सी से आपका कलर चेंज कर लेते बेटा। सी से आपका आता है कंज्यूमर, आई से आपका आता है इंफॉर्मेशन। देखिएगा 2 आई हैं इसमें, आप इन्हें नोट करें। एक से इंफॉर्मेशन और दूसरे से इंडिया लिमिटेड। तो एक से इंफॉर्मेशन और दूसरे से इंडिया, और तीसरा जो वर्ड है बी, उससे ब्यूरो, और आई से इंडिया और एल से लिमिटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर है? तो सिविल की फुल फॉर्म जहां तक है वो आपको याद हो गई होगी यहां से। चलिएगा, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है भाई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा। दूसरा सवाल क्या कहता है? कहता है कि सुदर्शन झील का उद्धार किस शिलालेख में मिलता है? सुदर्शन झील का उद्धार किस शिलालेख में मिलता है?
तो आंसर है आपका जूनागढ़ शिलालेख में। अब ये जूनागढ़ शिलालेख है क्या, मैं आपको इसको विजुअलाइज करके भी बताऊंगा और इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। करीब 150 ईस्वी में, करीब 150 ईस्वी में जो जूनागढ़ शिलालेख है उसमें जो जूनागढ़ शिलालेख का जिक्र मिलता है करीब 150 ईस्वी के करीब करीब मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो सुदर्शन झील है उसका उद्धार मतलब उसकी मरम्मत या जो भी किया गया था उसके बारे में ये है। अब जूनागढ़ शिलालेख है क्या, जूनागढ़ में एक पत्थर है बहुत बड़ा पत्थर, उसी को शिला कहते हैं। शिला मतलब पत्थर, ठीक है, शिला मतलब पत्थर, पत्थर बहुत बड़ा, ठीक है। तो उस पे कुछ लिखा हुआ है, उस पे कुछ लिखा हुआ है, तो उसी में इस बात का जिक्र है कि जो सुदर्शन झील है उसकी मरम्मत की गई थी। क्लियर है बच्चों। तो अब इस जूनागढ़ शिलालेख में जो पत्थर है ये, इसको मैं दिखा देता हूं आपको बाई पिक्चर। देखिएगा, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये एक पत्थर है जूनागढ़ में, ये देखिएगा, ये एक पत्थर है बच्चों, और इस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिएगा, ये देखिएगा आप, ये एक पत्थर है और आप नोटिस करेंगे कि इस पे कुछ लिखा हुआ है। ये देखिएगा, ध्यान से देखिए आप, लिखा हुआ है ना। इस पे कई लिपि लिखी हुई है, संस्कृत में भी है और भी कई भाषाएं हैं, ठीक है ना, और भी कई भाषाएं हैं। इसको हटा देता हूं, देखिएगा इस पे कुछ लिखा हुआ है ना, इस पे कई लिपियां हैं, संस्कृत भी है इस पे और कई भाषाएं हैं। ये देखिएगा, ये लिखावट आप लोगों को दिख रही होगी। तो ये जूनागढ़ शिलालेख है, और जूनागढ़ शिलालेख में अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये जूनागढ़ शिलालेख एक्चुअली है क्या चीज। चलिएगा, अब मैं आपको बता दूं कि 150 ईसा पूर्व पहले की बात है। ये जो जूनागढ़ शिलालेख और इसके बारे में जो लिखा हुआ है उस पर 150 ईसा पूर्व की बात है ये, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 150 साल बाद की बात है ये। और अब से अगर हिसाब लगाया जाए तो 2023, यानी कि इसमें से अगर 150 साल निकाल दिए जाएं तो यानी कि 3 और 12 में से 5 गए 7 और 9 में से आ गए 1873 साल पहले की बातों को ये हमारे सामने जिक्र कर रहा है। मतलब यूं कह सकते हैं कि जूनागढ़ शिलालेख अब से करीब करीब 2000 साल पहले की बात है। चलिएगा, अब ज़्यादा बातें हो गई इसके बारे में, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई बच्चों। नेक्स्ट सवाल है आपका ये, देखिएगा, कहते हैं कि कौन सी रबी व कौन सी खरीफ की फसल होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है। एग्जाम में डेफिनेटली आ जाता है, एसएससी सीजीएल वगैरह में भी आता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी कई बार टपक जाता है। और ये जनरल और आम क्वेश्चन है जो जनरली आते ही रहते हैं एग्जाम में, इनकी कोई गिनती नहीं है कितनी बार पूछ लिया गया कितनी बार नहीं पूछ लिया गया। तो आप समझ ही सकते हैं इन सवालों का इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिएगा, अब बताता हूं मैं आपको इनकी इम्पोर्टेंस और इनके बारे में। देखिएगा क्या कहता है कि कौन सी रबी व कौन सी खरीफ की फसल है। तो देखिएगा, जो रबी की फसल है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रबी की फसल कौन कौन सी है। रबी की फसल ये है बच्चों, मैं आपको बता दूं ऐसे ही, क्या लिखा है कि रबी की फसल है गेहूं, गेहूं, और ये देखिएगा गेहूं है, जौ है, आलू है, चना है, मसूर है, अलसी है, मटर है, सरसों है। क्लियर। तो कितनी फसलें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फसलें हैं जो रबी की फसलें हैं, रबी की फसलें हैं। तो आपको पहले इन्हें याद करना है, उसके बाद खरीफ की फसल पे जाएंगे आप। तो इन्हें याद करने का तरीका मैं बताता हूं आपको। देखिएगा, जुगाड़ कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा
कि जैसे आप ऐसे याद करो इनको, अपनी जो आम जिंदगी है उससे रिलेट करो इनको। जैसे कि आपके पास है गेहूं, गेहूं की रोटी आप रोज खाते हैं, ठीक है, तो ये कौन सी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है। आप जो आलू खाते हैं, आलू, वो भी आप रोज, आलू की सब्जी जनरली बनती है भाई, ये भी रबी की फसल है, ठीक है। उसके बाद आपका मटर, आलू के साथ मटर बनता है, आलू के साथ मटर बनता है, आलू मटर की सब्जी और रोटी, ठीक है, ये रबी की फसल है। ऐसे इनको रिलेट करके याद करना है। तो आपका गेहूं हो गया, आलू हो गया और मटर हो गया। और सरसों का तेल के बिना तो ये सब्जी बनेगी ही नहीं, सरसों तेल के बिना तो ये सब्जी आपकी बनेगी ही नहीं, मैं आपको बता दूं बात। देखिएगा, गेहूं हो गया, आलू के साथ में आपका हो जाता है मटर, मटर, और ये सब्जी नहीं बनेगी किसके बिना? सरसों तेल के बिना। देखिएगा, ऐसे आपको याद करना, सरसों तेल के बिना आपकी सब्जी नहीं बनेगी, तभी तो आप खाना खा पाएंगे। अब आपका खाना तैयार है, क्लियर है? तो रबी की फसल को आपको कैसे याद करना है कि खाने से तैयार करना है, और खाना आपका बनेगा, बिना सरसों तेल खाना नहीं बनता है, छोंक लगाना पड़ेगा ना आपको। और मटर, उसके लिए आलू मटर की सब्जी आपको बनानी पड़ेगी, तभी तो आप गेहूं की रोटी खा पाएंगे। तो ये आई होप कि आपके याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिएगा आगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इनमें आपका गेहूं, अब आप आराम से लिख सकते हैं गेहूं प्लस मटर और आलू की सब्जी, आलू और सरसों, क्योंकि सरसों तेल के बिना वो बने नहीं। तो कितने हो गए? 4 तो आपके याद हो गए ना। अब उसके बाद आते हैं जो बची हुई चीजें हैं, उन पे ध्यान आपका मैं लेके चलता हूं। अब बचता है इसमें आपका जौ और चना और आपका मसूर, मसूर और अलसी, अलसी, ये 4 चीज है ना। अलसी, देखिएगा, खाना खाने पर आलस आता है, खाना अगर खा लेते हैं आप तो क्या आएगा? आलस आएगा। तो अलसी भी उस खाने के साथ ही रिलेट हो गया। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। देखिएगा, पहले आपने आलू मटर की सब्जी खाई, फिर दाल मसूर की, और फिर चने की, और फिर जौ का शरबत पिया। तो इस तरह से आपको रिलेट करके याद करना है। मतलब पहले आपने आलू मटर की सब्जी के साथ खाना खाया, मतलब रोटी खाई। और रोटी किसकी होती है? गेहूं की। रोटी खाई, फिर आपको आलस आलस आया, तो आपने जौ का शरबत पिया। ऐसे आपको जुगाड़ से ये याद करना है बच्चों। आलू मटर की सब्जी के साथ रोटी खाई, फिर आपको आलस आया तो आपने जौ का शरबत पिया, ठीक है। तो इस आलस से आपका एक वर्ड क्लियर होता है, अलसी। देखिएगा, इसमें आलू भी आ गया आपका, आलू आ गया भाई, आलू मटर, ठीक है, और सरसों तेल, गेहूं, आलू मटर, सरसों, अलसी, ठीक है। और चना और मसूर रह जाता है आपका, चना और मसूर, ठीक है। तो उस चने और मसूर को मैं आपको बताऊं कैसे याद करना है। आपका रह जाता है चना और मसूर की दाल, ठीक है, मसूर की दाल। तो ये देखिएगा आप, चना और मसूर बिल्कुल डिफरेंट हैं,
तो आप इनको ऐसे याद कर लें कि ये रबी की फसलें हैं। इनमें दो फसलें आपको बिल्कुल डिफरेंट, चना और मसूर। चने को ज़्यादातर क्या है कि चने को आप याद करें और मसूर दाल को याद करें, ठीक है। चलिएगा अब दूसरे वाली खरीफ की फसल पे चलते हैं। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें ये हैं भाई, मैं आपको बताऊं, आपको मैं बता देता हूं। खरीफ की फसलें चावल, चावल, मक्की, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंग की दाल, मूंगफली, गन्ना, उड़द, उड़द, उसके बाद तुअर। तुअर ये भी एक दाल के जैसा ही होता है और कुल्थी भी दाल के जैसी ही होती है। जूट है, फिर सन है और कपास है। देखिएगा कई सारी चीज़ें हैं, तो इनको आपको याद करने के लिए क्या है कि अगर आप इसमें रबी की फसल याद कर लेंगे तो बाकी बची हुई फसलें क्या होंगी, खरीफ की फसलें होंगी। आपने अगर रबी की फसलों के लिए आपने क्या याद कर लिया तो खरीफ की फसलें आपको पता लग जाएंगी कि जो बचेंगी खरीफ की फसलें होंगी। देखो मैंने आपको क्या बताया कि आपने खाना खाया आलू मटर की सब्जी के साथ जो तेल में छुकी हुई थी, और तेल किसका होता है, सरसों का, ठीक है। तो आलू हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया। फिर उसके बाद आपको आलस आया तो आपने जौ का शरबत पिया, ठीक है। और आलस से मतलब अलसी और जौ से मतलब जौ। तो अब बचते हैं चना और मसूर, चना और मसूर। तो ये दो मैंने आपको अलग से याद करने के लिए बोला है। तो ये आपको 8 की 8 रबी की फसलें याद हो गई। इसके अलावा जो भी फसलें होंगी वो आपकी खरीफ की फसलें होंगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक याद कर लो, दूसरी उनसे रिलेटेड है, वो दूसरी याद अपने आप हो जाएंगी, उनका पता भी लग जाएगा। कोई भी फसल का नाम आएगा, देखिएगा यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ थोड़ा। देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, आपके सामने लिखा है चावल कह लो या धान कह लो। आपकी रबी की फसल में इसका कहीं तक भी जिक्र नहीं आया। देखिएगा अगर कोई चावल पसंद करता है, कोई रोटी पसंद करता है, तो आपने रोटी पसंद की है ना, तो रबी की फसल है। ये चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग की दाल है, मूंगफली है, दाल उसमें भी थी लेकिन मसूर की दाल थी उसमें, गन्ना, ठीक है, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, तुअर का मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा अभी, जूट, सन और कपास। ये सारी फसलें किसकी है, खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। सन की तो आपकी खाट बनती है, खाट बुनी हुई होती है ना, खाट बुनी होती है सन की, सन के बानों वाली। और कपास की आप रजाई ओढ़ते हो, क्लियर है। अब सर्दियां आ भी रही है, कपास से बनी हुई रजाई लेके आप अगर, मतलब इससे आप रिलेट कर सकते हो, सन की खाट, कपास की रजाई, ठीक है ना। और ये बाकी दालें, मूंग की दाल, ठीक है, उड़द की दाल, तुअर और कुल्थी ये भी दालें ही हैं, मूंग की दाल। और मूंगफली आपको सर्दी में ही ज़्यादा यूज़ करते हो आप, मूंगफली। गन्ना भी सर्दी में ही आता है, ठीक है, कपास की भी सर्दी में ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें, मक्का भी और ज्वार भी सर्दी में ही खाते हैं। तो मतलब ये सर्दी में खाए जाने वाली ज़्यादातर आइटम, खाई जाने वाली, मक्का भी गर्म होती है, ज्वार भी गर्म होती है, बाजरा भी गर्म होता है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। और चावल आप किसी भी मौसम में खाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली भी गर्म होती है, सर्दियों में आती है, बाजरा सर्दियों में आता है, ज्वार भी, मक्का भी, गन्ना भी, और कपास भी आपको पता ही है। तो ये चीज़ें आप अगर याद करेंगे, मैक्सिमम चीज़ें जो सर्दियों में इस्तेमाल होती है, तो वो आपकी खरीफ की फसलें हैं। और जो रबी की फसलें हैं, देखिएगा जौ, आलू, चना। जौ ठंडा होता है, गर्मियों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जौ की तासीर ठंडी होती है, ठीक है ना। उसके बाद ये अलसी, मटर, सरसों, चना, मसूर, गेहूँ, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ये। चलिएगा अब ये आपका ये है तुअर, तुअर की दाल है ये बच्चों, ये आप देख रहे होंगे, ये तुअर की दाल है। मैं आपको बता दूं बात, ये तुअर है। चलिएगा एक ही सवाल पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ, आगे बढ़ते हैं। सवाल नेक्स्ट,
और इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के बाद उसे अवशोषित करता है? राइजोपस नाम है उसका। देखिएगा, राइजोपस ऐसा जीव है जो बाहर ही खाने को तोड़ देता है टुकड़ों में, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करता है, अपनी बॉडी के अंदर अवशोषित करता है, उसको निगल लेता है। तो आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि राइजोपस होता क्या है। राइजोपस एक्चुअली है क्या चीज़? ये एक माइक्रोब है। क्या है ये? एक माइक्रोब। अब माइक्रोब क्या होता है? माइक्रोब होता है मतलब इतना सूक्ष्म जीव जो माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। ये एक सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। बात समझ में आई? ये इतना छोटा सा जीव है जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, और ये इसकी खास विशेषता ये है कि ये अपने भोजन को बाहर ही तोड़ देता है, उसके बाद उसे निगलता है। ठीक है। अच्छा, बाकी और जीव है जैसे कि पैरामीशियम वगैरह है, वो भी एक माइक्रोब है। हम अमीबा, हाइड्रा, ये भी चीज़ें हैं, ये भी अपने भोजन को पहले खाते हैं और अंदर ही बॉडी के अंदर तोड़ते हैं। अब ये राइजोपस कैसी शक्ल का होता है देखिएगा, ये राइजोपस होते हैं भाई। इसको माइक्रोस्कोप में जब देखा गया तो इसकी जो पिक्चर आती है वो ऐसी निकल के आती है, आपके सामने मैं दिखा दूँ। ये माइक्रोस्कोप से ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे टेंटाकल से निकले हुए इनके। आप समझ रहे हो ना? ये देखिएगा, ये आप समझ रहे हो इनको? तो ये माइक्रोब्स है, बहुत छोटे जीव होते हैं। ये इनका शरीर है, बॉडी है ये इनकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, बहुत छोटा जीव होता है। अब ये पनपता कहाँ है, होता कहाँ है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको मिलेगा कहाँ पे। ये मिलेगा आपको जैसे कि आप ब्रेड खाते हैं ना, देखिएगा ब्रेड पे ये इस तरह से दिखता है। ये सारा जितना भी ग्रीन ग्रीन इस पे लगा हुआ है, ये सारा माइक्रोब है, और ये राइजोपस है। ये पिक्चर में जो ब्रेड की जो पिक्चर आपके सामने है, ये वाला हिस्सा ये राइजोपस है। अगर इसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इसकी स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई देगी, जैसी इसकी स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको दिखाई थी, ऐसे वाली। क्लियर है बच्चों? तो राइजोपस अपने ये खास, इसकी खासियत ये है बच्चों, इसकी खासियत ये है कि ये अपने भोजन को बाहर ही विखंडित कर देता है, बाहर ही विखंडित कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये एब्जॉर्ब करता है, ये इसकी खासियत है। बाकी जितने भी माइक्रोब्स है जैसे कि अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, ये अपने भोजन को निगल लेते हैं, उसके बाद उसको अपने अंदर ही, बॉडी के अंदर ही उसका डाइजेशन करते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम में आ चुका है ये सवाल, एग्ज़ाम में आ चुका है दिल्ली पुलिस में। सवाल सारे ऐसे ही हैं जो या तो दिल्ली पुलिस में आ चुके हैं या उनसे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। पिछली क्लास में शायद मैंने आपको ये समझाया था कि चोरा चोरी कांड, जो चोरा चोरी कांड हुआ था, ये चोरा चोरी कांड, तो चोरी चोरा कांड जनरली मुंह से निकलता चोरा चोरी है, लेकिन है ये चोरी चोरा कांड। इस पे मैंने बताया था आपको फोकस करके कि इसके नाम में बहुत फ़र्क है, पहले चोरी आएगा फिर बाद में चोरा आएगा। चोरी चोरा कांड कहाँ पे हुआ था? तो चोरी चोरा कांड हुआ था संयुक्त प्रांत में। अब आप सोच रहे होंगे ये संयुक्त प्रांत कहाँ था इंडिया में? तो ये संयुक्त प्रांत मेरे भाई इंडिया में कहाँ था, मैं बताता हूँ आपको। इसको बोलते थे यूपी। यूपी से क्या मतलब होता है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी को यूनाइटेड प्रोविंस भी बोलते थे। इसका पहले नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस नाम था इसका पहले, जो अब बदल के उत्तर प्रदेश हो गया है।
क्लियर है? इसी को संयुक्त प्रांत बोलते थे। क्लियर है भाई? आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यूपी को ही बोलते हैं संयुक्त प्रांत। पहले यूपी बड़ा हुआ करता था, लेकिन इसके फिर दो हिस्से भी इसमें से निकल गए थे, उत्तराखंड और एक हिस्सा और निकला था इससे। तो इसका बंटवारा हो गया था यूपी का, संयुक्त प्रांत का। जैसे बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल से अलग होकर के बांग्लादेश बन गया था, और कई उसके टुकड़े हुए थे, इसी तरह यूपी के टुकड़े हुए हैं। तो देखिएगा, चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो ये कांड था, मैंने आपको चौरी चौरा कांड के बारे में पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो क्रांतिकारी थे, इंडियन क्रांतिकारी, उन्होंने पुलिस अफसरों को मार डाला था, अंग्रेज पुलिस अधिकारियों को मार डाला था इस कांड में। और इसी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि बिना हिंसा के आंदोलन चलाना है, लेकिन हिंसा हो गई थी। तो इसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना के बाद में। ठीक है, ये चौरी चौरा कांड मैंने बताया था आपको 1922 में हो गया था ये। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल भाई बच्चों। छठा सवाल क्या कह रहा है आपसे? छठा सवाल कह रहा है कि दक्षिण राज्यों में किस फसल की खेती होती है? दक्षिणी राज्यों में कपास की खेती होती है बच्चों, कपास की। तो देखिएगा, इंडियन जो नक्शा है आपका, उसमें दक्षिणी क्षेत्र कौन से आते हैं, ये देखिएगा। इस तरह से आपका इंडियन नक्शा है। ठीक से मैं बना नहीं पाया, इसको दोबारा बना देता हूँ। देखिएगा, देखिएगा ये आपका है, कलर चेंज कर लेता हूँ बच्चों। ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। तो ये साउथ इंडिया है ना, नीचे वाला हिस्सा। तो कपास की खेती कहाँ होती है, किस फसल की खेती होती है दक्षिणी राज्यों में? दक्षिण राज्य कौन से हैं हमारे? दक्षिणी राज्य नीचे नीचे के दक्षिणी राज्य पड़ेंगे भाई बच्चों। ठीक है, इस एरिया में जितने भी राज्य पड़ते हैं वो दक्षिणी राज्य कहलाते हैं। तो दक्षिणी भारत में ही कपास की खेती होती है, और कपास की खेती के लिए क्या, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी इस्तेमाल होती है, काली मिट्टी। ये कई बार एग्जाम में आ चुका। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी बढ़िया होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है, और इसके लिए जो टेम्परेचर पता है कितना होता है? इसके लिए टेम्परेचर बच्चों चाहिए होता है 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर इसको चाहिए होता है कपास की खेती के लिए। क्लियर है बच्चों? चलिएगा, कपास की खेती के लिए क्या टेम्परेचर होता है, कौन से राज्यों में होती है इसकी खेती? दक्षिणी राज्यों में होती है, दक्षिण भारत में। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की ज़रूरत होती है, काली मिट्टी में ही पैदा होती है। चलिएगा, अब देखिएगा जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां सवाल, सातवां सवाल, सेवंथ, क्या कहता है भाई? सेवंथ सवाल में इसने क्या पूछा है? ये आपका सेवंथ सवाल हो गया भाई बच्चों। कहता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, वह किस राज्य में है? देखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिएगा, ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है ये। ठीक है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है ये। देखिएगा, इसकी पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, वाकई में ये काफ़ी चौड़ा है।
देखिएगा कितनी दूर तक जल गिर रहा है। ये चित्रकूट जलप्रपात है बच्चों, ये चित्रकूट जलप्रपात है। आई होप कि ये बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी। देखिएगा ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जल ही जल गिर रहा है। ये इंद्रावती नदी आ रही है पीछे से, तो ये यहाँ पे पहाड़ है। इस पहाड़ से जब पानी गिर रहा है तो इसको क्या चित्रकूट जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है, ये चित्रकूट जलप्रपात है और ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है जलप्रपात इंडिया में। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं पिक्चर को हटा देता हूँ यहाँ से, एक और पिक्चर दिखा देता हूँ। ये चित्रकूट जलप्रपात है, देखिएगा काफ़ी चौड़ा है ये। कई बार नदी में पानी ज़्यादा कई बार कम, तो आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो पानी गिर ही नहीं रहा ना। तो कई बार नदी में पानी कम होता है, कई बार ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा होता है तो पूरे में से ही पानी नीचे गिरता है। देखिएगा काफ़ी चौड़ा जलप्रपात है ये। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जरूर, भारत का नदी तंत्र, भारत का नदी तंत्र, इससे एक सवाल जरूर आता है एग्जाम में, ये आप याद रखना। भारत के नदी सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम में से एक सवाल जरूर एग्जाम में आएगा दिल्ली पुलिस के। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ये चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी के किनारे पर है। ये दिल्ली पुलिस के टेस्ट में आ चुका सवाल है, इसलिए मैंने इसको लिया है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो जो इंडिया का रिवर सिस्टम है उसको आप लोग पढ़ लेना। एक सवाल या दो सवाल डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे रिवर सिस्टम से। चलिएगा, जो एक वीडियो मैं भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा रिवर सिस्टम से रिलेटेड, और रिवर सिस्टम को बहुत अच्छे से आपको एक ही बार में सारा सिस्टम समझा दूंगा, और इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर रिवर से रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो आप कर पाएंगे आसानी से। देखिएगा, इंडियन डेमोग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है, और रिवर सिस्टम उसका एक पार्ट है, तो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये रिवर सिस्टम छोटे से छोटे सवाल से लेके, छोटे से छोटे एग्ज़ाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्ज़ाम में भी रिवर सिस्टम पूछा जाता है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया था। हर सवाल अपने आप में बहुत कीमत रखता है। कहता है कि लोटिया गीत किस राज्य के हैं। लोटिया गीत राजस्थान राज्य के हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो लोटिया गीत है ये कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। लोटिया, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं कि राजस्थान में लुटिया डूब गई, राजस्थान में लुटिया डूब गई। देखिएगा, जो बच्चे हमारे राजस्थान के हैं वो इस बात पे प्लीज़ बुरा ना माने, क्योंकि ये तो सिर्फ एक मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स को याद करवाने का एक जुगाड़ बताया है। बाकी आप अपने तरीके से इसे बदल भी सकते हैं। सभी बच्चे हमारे स्टूडेंट्स कहीं के भी हो सकते हैं, राजस्थान के भी हो सकते हैं, यूपी के भी हो सकते हैं, हरियाणा के भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। इसलिए मैं प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को निगेटिव मत लेना। मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए कोई भी तरीका बता सकता हूँ। मतलब कहने का ये है कि बाई हुक और बाई क्रुक यू विल हैव टू मेमोराइज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आप या तो ये याद कर लो कि राजस्थान में लुटिया डूब गई, या फिर इसे हटा दो आप, कि आप इसे ऐसे कर लो, राजस्थान की लुटिया, राजस्थान की लुटिया। ठीक है, अब राजस्थान की लुटिया कर लो या राजस्थान में लुटिया डूब गई। अब राजस्थान में लुटिया डूबेगी नहीं एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे पानी की भी बहुत कमी होती है। वहाँ पे काफ़ी मतलब क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी होती है, तो लुटिया डूबेगी तो नहीं ना। अब दूसरी बात यह है कि आपको अपने सवाल पे फोकस करके उसे याद कर लेना है। हमारे देश का हिस्सा राजस्थान है, इसलिए हर चीज़ हमारे लिए रेस्पेक्टफुल है। जितने भी जो पोखरण जो एक्सपेरिमेंट होता है परमाणु हथियारों का, वो अपने राजस्थान में ही होता है। तो ऐसी बात नहीं है, हर राज्य का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है इंडिया में।
हर राज्य का इम्पोर्टेंस है, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसका इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आप इस सवाल को बस याद कर लेना, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में क्या कहता है बच्चों? अगले सवाल में कहता है कि वर्ण परिचय किसकी पुस्तक है? वर्ण परिचय। देखिएगा, वर्ण पता है क्या होते हैं? वर्ण को इंग्लिश में लिख सकते हैं लेटर्स। लेटर्स परिचय, अगर इसका हिंदी मतलब निकाले क्या मतलब है इस वर्ण परिचय का, तो लेटर्स परिचय, लेटर्स का परिचय, ठीक है। तो ये वर्ण परिचय किसकी किताब है बच्चों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की किताब है, इसलिए इस किताब का जो वर्ण परिचय है पूछ भी लिया गया इसको, नहीं तो ये किसी और राइटर की होती तो शायद इसका जिक्र भी ना होता। रीजन, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने आप में एक बहुत बड़ी महान हस्ती है, क्योंकि इन्होंने समाज कल्याण के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने समाज कल्याण के लिए समाज में बहुत योगदान दिया है, इसीलिए इनकी किताब को एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वर्ण परिचय, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ण परिचय हो सकता है, वर्ण देखिएगा उसको भी बोलते हैं जो हमारे हिंदू समाज में जो वर्ण व्यवस्था चलती है ना, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य, हो सकता है ये उन वर्ण की बात कर रहा हो, ठीक है। तो आपको बस याद करना है, इनकी पुस्तक का नाम है वर्ण परिचय और किसकी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 10वें सवाल पे आते हैं बच्चों। 10वां सवाल भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आ गए भैया। बाई एग्जाम्पल समझाऊंगा आज आपको ये, और इनको आपको समझाने के लिए, समझने के लिए, मतलब कि आप कई चीज़ें, कई वीडियो वगैरह देखोगे लेकिन आपको उधर से भी निराशा ही मिलेगी, लेकिन आज आपको निराशा नहीं मिलेगी। ये मुद्रास्फीति आपको मैं समझा के रहूँगा क्या चीज़ होती है। देखिएगा बच्चों, क्या पूछा है इन्होंने पूछा है कि मुद्रास्फीति क्या होती है। तो मुद्रास्फीति माल और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। अभी भी आपकी समझ में नहीं आया होगा। अब मैंने ये कहा कि मुद्रास्फीति क्या है, तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हो कि महंगाई को ही मुद्रास्फीति कह सकते हैं। एम फॉर महंगाई, एम फॉर मुद्रास्फीति। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति क्या होता है इसके बारे में समझाता हूं मैं आपको। देखिएगा, मुद्रास्फीति की जो दर है ना, अब इन्फ्लेशन रेट बच्चों, इन्फ्लेशन रेट वो है अब 6.8%। याद कर लेना, एग्जाम पर्पज से याद कर लेना। इन्फ्लेशन रेट होता है आपका 6 है अब फिलहाल 2023 में इन्फ्लेशन रेट कितना है बच्चों? 6.8% है, आप याद कर लेना। अब मुद्रास्फीति या मुद्रास्फीति होता क्या है वो बताता हूँ मैं। देखिएगा, मान लीजिए सन 1900 में, मान लीजिए सन 1999 में कोई वस्तु 50 की थी, 50 की, और अब वो 50 को हटाओ, आप 100 रखो, यहाँ 100 की थी और अब वो 200 की हो गई। तो जो मुद्रास्फीति है वो 100% हो गई। मतलब कहने का ये है कि महंगाई डबल हो गई ना, डबल। क्योंकि पहले कोई वस्तु 100 रुपए की थी और अगले साल वो वस्तु 200 रुपए की बिक रही है अब, तो मतलब महंगाई हो गई डबल, तो मुद्रास्फीति भी हो गई डबल। तो यूं कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति बराबर महंगाई। क्लियर?
आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। माल, अब देखिएगा महंगाई। अब महंगाई का कैसे पता लगता है? कोई चीज़ पहले कितने की थी और अब कितने की है। माल और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि कीमतों में वृद्धि को महंगाई कहते हैं, क्लियर है। और इस महंगाई को ही क्या कहते हैं, और महंगाई को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। क्लियर है भाई। और इस महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहते हैं, क्लियर है। चलिएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि मुद्रास्फीति होती क्या है। अब मुद्रास्फीति की दर कितनी है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, 6.8% है। इसे आप याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। क्या है इस सवाल में? ऐसा कहता है कि रेपो दर क्या होता है। रेपो दर होता है बच्चों जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। और सिर्फ रेपो दर वही नहीं है कि आरबीआई जिन बैंकों को उधार देता है, इस आरबीआई की जगह जिस देश का जो भी सेंट्रल बैंक होगा, लेकिन पहले आप लोगों को मुझे समझाने के लिए अपने देश के हिसाब से ही समझाना पड़ेगा। तो हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन सा है? सभी बैंकों का बैंक है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जिस रेट पर बैंकों को उधार देता है, जैसे कितने बैंक हैं हमारे, नेशनलाइज्ड बैंक मेरे ख्याल से 19 है, ठीक है। इन सभी बैंकों को ये उधार देता है, ठीक है। और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये उधार देता है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, क्लियर है। तो आई होप कि ये रेपो रेट आप लोगों की समझ में आ गया होगा क्या होता है। इसी से रिलेटेड एक सवाल और है, रिवर्स रेपो रेट। देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आ गया बच्चों आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पर आरबीआई बैंकों के धन को अपने पास रखता है और उस पर ब्याज अदा करता है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। देखो भाई एक बात बताओ, दो चीज़ नहीं हो गई उल्टी उल्टी, मतलब एक दूसरे की उल्टी हो गई। एक तो हो गई रेपो रेट, एक हो गई आपकी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है भाई, उल्टा ही तो होता है ना रिवर्स का मतलब। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिएगा आरबीआई उधार देता है, ठीक है, यहां ये देता है, ठीक है, और यहां ये लेता है बैंकों से। अब असल में बैंक सेंट्रल बैंक है ये, तो ये उधार लेता नहीं है, इसके पास अपना धन रखते हैं ये छोटे छोटे बैंक जितने भी है, तो अपना धन इसके पास रखते हैं। क्यों रखते हैं? अब इसका रीजन पूछ सकते हो आप कि रखते क्यों हैं? क्योंकि उनको उसका ब्याज मिलता है, आरबीआई उसका ब्याज देता है उनको, ठीक है। अब आरबीआई को क्या लाभ है इन सब से धन लेने का? क्योंकि ये धन को रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई का ही होता है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आरबीआई जो है वो बैंकों को पैसा उधार देता भी है और बैंकों का पैसा, यूं नहीं कह सकते कि उधार लेता है, बैंकों का पैसा अपने पास रखता भी है। देखो मैंने इसलिए यहाँ उधार नहीं लिखा, आरबीआई बैंकों के धन को अपने पास रखता है, ना कि मैंने ये लिखा कि आरबीआई बैंक उधार लेता है, क्योंकि आरबीआई बैंक उधार नहीं लेता, ये बैंक इनके पास अपना धन रखते हैं। ये उधार दे तो देता है लेकिन उधार लेता नहीं है, बल्कि उनका धन रखता है अपने पास। लेकिन अपने पास धन रखने का मतलब ये है कि ये उनको एक पैसा अदा करता है बैंकों को फिर, इसलिए सभी बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक के को
देते हैं कि हमारा भी रख लो, हमारा भी रख लो, क्योंकि उनको बदले में पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये आई होप कि ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, रिवर्स रेपो रेट क्या है और रेपो रेट क्या है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर रेपो रेट बढ़ता है, रेपो रेट बढ़ेगा तो जिन लोगों ने लोन ले रखा है उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर रिजर्व बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा तो जो छोटे छोटे बैंक हैं उन्होंने रिजर्व बैंक से उधार लिया, और उनसे जिन्होंने उधार ले रखा है वो भी उनसे फिर हाई इंटरेस्ट रेट लेंगे। तो इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे आम आदमी पे पड़ता है रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट का। अगर रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा हुआ तो आम आदमी को फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चलिएगा अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 13वां सवाल है बच्चों। 13वां सवाल क्या कहता है? 13वां सवाल कहता है कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। इसे याद कर लेना। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। और हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार राज्य से थे। ये भी आप याद कर लेना। हमारे देश की जो अब की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, और ठीक उससे पहले कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो हमारे देश की जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं वो एक आदिवासी महिला है, और वो उड़ीसा से हैं, और झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। चलिएगा, तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे कंफ्यूज करता है भाई? मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर ज़्यादा जैसे उपराष्ट्रपति की लिस्ट है, उपराष्ट्रपति की लिस्ट है 1, 2 और 3। 3 उपराष्ट्रपति याद कर लो और 3 ही राष्ट्रपति याद कर लो, 1, 2 और 3। तो इन तीनों में से ही आपसे पूछ लेगा, ज़्यादा नीचे का ऊपर का पूछता है कई बार, वो भी आप याद कर सकते हो तो कर लो। लेकिन उपराष्ट्रपति कई बार बच्चे सोचते हैं कि नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा याद नहीं करते, बस उपराष्ट्रपति एक ही याद कर लो। नहीं, कम से कम 1, 2 और 3 तक याद कर लीजिएगा। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। कहता है कि लाड खान मंदिर, देखो लाड खान मंदिर कहाँ पर है? लाड खान मंदिर है ऐहोल में। ठीक है, और फिर कहता है तथा दमेक स्तूप कहाँ पर है? कहाँ पर है? इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, ये देखिएगा पूरा क्वेश्चन अब आया। कहता है कि लाड खान मंदिर कहाँ पर है? ऐहोल में है। और दमेक स्तूप कहाँ पर है? यूपी में है। अब ये है क्या चीज़, इनके बारे में समझ लो जरा। देखिएगा, लाड खान मंदिर इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना बच्चों। ऐहोल में है ये देखिएगा, ये है आपका लाड खान मंदिर। मंदिर देख रहे हो आप, हमारी हिस्ट्री है ये। लाड खान मंदिर को समझ लें आप और देख ले, देखिएगा ये लाड खान मंदिर है बच्चों। कहाँ पे है ये? ऐहोल में है। ये एक जगह है ऐहोल, इसको याद कर लेना। और फिर एक दमेख स्तूप है, दमेख स्तूप। ये दमेख स्तूप कहाँ पे, कैसा दिखता है वो बताता हूँ मैं। ये यूपी में है भाई दमेख स्तूप, इसके बारे में बताते हैं भाई। देखिएगा ये दमेख स्तूप है, इम्पोर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ी है, ये साइज में बहुत बड़े है ये वहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद कर लेना। दमेख स्तूप कहाँ है? यूपी में है बच्चों। आई होप कि ये आप समझ रहे होंगे। ये देखिएगा ये दमेख स्तूप है बच्चों, कितना बड़ा है ये देखिएगा। ये घास है नीचे, ये देखिएगा ये घास है यहाँ पे, और ये कितना बड़ा है साइज में। तो दमेक स्तूप, इनका इम्पोर्टेंस ऐसे नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं पूछी जाती आपसे।
कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस उनका होता है। ये आपका लाड खान मंदिर है, ये एहोल में है, और दमेक स्तूप आपका यूपी में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, दोनों याद कर लेना भाई। ये देखिएगा, अब बस ओनली 14 सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। ये 14 के 14 सवाल आप लोगों को याद कर लेने, और इनसे रिलेटेड जितनी भी बातें बताई है मैंने वो भी काम की है। सभी या तो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर फ्यूचर में एग्ज़ाम के लिए ये मैंने आपको दिए हैं। आपको हिंट ही काफ़ी है, आप इन्हें याद कर लेना। थैंक यू गाइस। चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।